7 साल। पूरे 7 साल मैंने उस आदमी के लिए जिया, उसकी माँ की हर बात मानी, उसके घर को अपना घर समझा। और आज मेरे हाथ में वो कागज था जो उसकी अलमारी की तह में छुपा था 7 सालों से, मेरी शादी से भी पहले का। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा था, और मेरे मंगलसूत्र का वजन अचानक इतना बढ़ गया था कि गला घुट रहा था मेरा। लेकिन आप समझो कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, इसके लिए मुझे शुरुआत से बताना होगा। और यकीन मानिए, ये कहानी अंत तक सुनने लायक है। आराम से बैठिए क्योंकि कहानी लंबी है। मेरा नाम वर्षा है, उम्र भी 32 साल है। जब शादी हुई थी तब 25 की थी मैं। भोपाल की रहने वाली हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार। पापा बैंक में क्लर्क थे, रिटायर हो गए अब। माँ हाउसवाइफ। एक छोटा भाई है, मोहित, जो अभी बैंगलोर में आईटी में काम करता है। हमारा घर छोटा था, 2 कमरे का, पर प्यार बहुत था उस घर में। पापा जब भी बाजार से आते, माँ के लिए कुछ न कुछ जरूर लाते। कभी चूड़ियाँ, कभी बिंदी, कभी उनकी पसंद की मिठाई। माँ भी पापा का ख्याल रखती, जैसे नई नवेली दुल्हन हो। मुझे लगता था कि शादी इसी को कहते हैं, ये प्यार, ये देखभाल, ये समझदारी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी कुछ और होगी। बचपन से मेरा एक ही सपना था, एक अच्छी सी नौकरी, एक प्यारा सा घर, और एक पति जो मुझसे उतना ही प्यार करे जितना पापा माँ से करते हैं। बस, ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, बीए किया, फिर बीएड सोचा था, टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। एक सरकारी स्कूल में नौकरी लग भी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट पर थी, पर थी तो अपने पैरों पर खड़ी थी। मेरी एक खास सहेली थी, प्रीति। कॉलेज से साथ थी हम। वो मुझसे बिल्कुल उल्टी थी। मैं सीधी सादी, शांत, वो बोल्ड, बिंदास। कहती थी, वर्षा तू बहुत भोली है यार, दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तू सोचती है, सब मतलबी हैं। मैं हंस देती थी, कहती थी, प्रीति सब तेरे जैसे सिनिकल नहीं होते। काश मैंने उसकी बात सुनी होती, काश। अगर मुझे पता होता कि अंत कैसा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। 25 की उम्र में रिश्ते आने लगे। माँ पापा को जल्दी नहीं थी, पर रिश्तेदारों को थी। लड़की की शादी जल्दी कर दो, नहीं तो अच्छे रिश्ते निकल जाएंगे। ये सुनते सुनते कान पक गए थे। फिर एक दिन मामा जी का फोन आया, भाई साहब एक बहुत अच्छा रिश्ता है, इंदौर का परिवार है, लड़का एमएनसी में काम करता है, अच्छी सैलरी है, जॉइंट फैमिली है, पर लोग बहुत अच्छे हैं, एक बार मिल लो। पापा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि मिलने में क्या जाता है। और फिर वो दिन आया जब राहुल और उसका परिवार हमारे घर आया। राहुल, उसका नाम था राहुल वर्मा। उम्र 28 साल। लंबा था, गोरा था, और जब हंसता था तो गालों में गड्ढे पड़ते थे। एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सैलरी महीने की 72,000। उस जमाने में ये बड़ी रकम थी। उसके साथ उसकी माँ आई थी, सास जी। उनका नाम था सुमित्रा देवी। देखने में साधारण, पर व्यवहार बहुत मीठा। इतना मीठा कि मुझे लगा ये तो शक्कर की मूर्ति हैं। मुझसे प्यार से बात की, मेरे हाथों की चाय की तारीफ की। कहा, बहू तुम तो बहुत सुंदर हो, हमारे राहुल की किस्मत अच्छी है। मैं शर्मा गई। माँ खुश हो गई। राहुल के पापा नहीं आए थे। सास जी ने बताया, वो थोड़े बीमार हैं, चल फिर नहीं पाते ज्यादा। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, बीमारी किसी के बस में नहीं होती। राहुल से अकेले में थोड़ी बात हुई, बालकनी में। वो पूछने लगा मेरे बारे में, नौकरी के बारे में। टीचर हो तुम? बहुत अच्छा, मुझे पढ़े लिखे लोग पसंद हैं, उसने कहा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं शादी के बाद भी नौकरी करूं? मैंने पूछा। वो हंसा। प्रॉब्लम? अरे बिल्कुल नहीं, आजकल के जमाने में दोनों का काम करना जरूरी है, और फिर तुम्हारी अपनी पहचान होनी चाहिए ना। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। सोचा, ये तो मॉडर्न सोच वाला आदमी है। एक बात और थी जो मुझे अजीब लगी, पर तब मैंने नजरअंदाज कर दी। राहुल की एक बहन थी, रेखा। उम्र 30 की थी, शादी नहीं हुई थी उसकी। मैंने पूछा तो सास जी बोली, वो पढ़ाई में बहुत बिजी थी, फिर कुछ अच्छे रिश्ते नहीं आए, अब देख रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, 30 की उम्र में शादी ना होना, वो भी एक अच्छे परिवार में। पर मैंने सोचा, शायद सच में रिश्ते नहीं आए होंगे। हर किसी की किस्मत अलग होती है। ये मेरी पहली गलती थी। सवाल पूछना मैंने तब छोड़ दिया जब पूछना चाहिए था। रिश्ता पक्का हो गया, दोनों तरफ से हाँ थी। शादी की तारीख तय हुई 2 महीने बाद। प्रीति ने कहा था,
यार थोड़ा और जान ले उन्हें, इतनी जल्दी क्या है। मैंने कहा, प्रीति सब ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं। वो बोली, लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और। मैंने उसकी बात हवा में उड़ा दी। वैसे कमेंट्स में बताइए, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? इतनी जल्दी हाँ कर देती या और जानने की कोशिश करती? मुझे सच में जानना है। आगे सुनिए। शादी दिसंबर में हुई। ठंड का मौसम था, पर दिल में गर्मी थी, उत्साह था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पापा ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। 5 तोले का सोना दिया, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो कुछ मांगा गया दिया। दहेज के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं मांगा उन लोगों ने, पर जो भी शगुन में देना था वो ले लिया। मंडप में बैठी थी मैं, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी, गले में फूलों के हार, और सामने राहुल सहरे में। 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ एक वादा, साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। 7 फेरे, 7 वादे, 7 झूठ। ये तो मुझे बाद में पता चला। विदाई हुई। माँ रो रही थी, पापा की आंखें नम थीं। मोहित ने मुझे गले लगाया और कहा, दीदी खुश रहना, और कभी भी कुछ हो फोन करना। मैं डोली में बैठी, पीछे मुड़कर देखा। मेरा घर, मेरा मायका, मेरे लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। इंदौर पहुंची, ससुराल। बड़ा सा घर था, 2 मंजिला। बाहर से देखकर लगा कि स्वर्ग है ये। अंदर गई, सास जी ने आरती उतारी। थाली में दही चावल थे। मेरे पैर धुलाए। कहा, बहू आज से ये घर तुम्हारा है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। कितनी बेवकूफ थी मैं। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। सास जी प्यार से बात करती, खाने में क्या पसंद है पूछती। ससुर जी बीमार थे, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ थी। रेखा, मतलब ननद जी, थोड़ी चुप रहती थीं, ज्यादा बात नहीं करती थीं। मुझे लगा शायद शर्मीली हैं। राहुल सुबह ऑफिस जाता और रात को आता। उन दिनों में जब वो घर पर होता, मुझे लगता था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वो मुझसे प्यार से बात करता, साथ में फिल्में देखते, बातें करते। एक रात उसने कहा, वर्षा, मुझे खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे भी। उस रात पहली बार हम सच में करीब आए, पति पत्नी बने। उसका स्पर्श कोमल था। मुझे लगा कि मैंने सही फैसला किया। पहला महीना बीत गया, दूसरा महीना शुरू हुआ, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रंग बदलने लगे। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उस पर बाद में आऊंगी। पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। पहली बार मुझे अजीब लगा जब सास जी ने मेरी नौकरी के बारे में कहा। शादी के 1 महीने बाद की बात है। मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया था शादी की वजह से, पर प्रिंसिपल मैडम ने कहा था कि जनवरी से फिर से आ जाओ, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सास जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो बहू? वो स्कूल जाना है, नौकरी के लिए। उनका चेहरा थोड़ा बदला, बहुत सब्टिल था, इतना सब्टिल कि पहले मुझे समझ नहीं आया। अभी अभी शादी हुई है, इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन घर में रहो, परिवार को जानो, नौकरी तो बाद में भी हो जाएगी। मैंने कहा, हाँ वो तो है, पर मैडम ने कहा था कि जनवरी में आ जाना। अरे 1-2 महीने में कुछ नहीं होगा, और फिर अभी तो गृहस्थी भी जमानी है, बच्चे वगैरह के बारे में भी सोचो। बच्चे अभी से? मैंने राहुल से बात की रात को। राहुल, माँ जी कह रही हैं कि नौकरी मत करो अभी। राहुल अपने लैपटॉप में बिजी था। हाँ, माँ ने मुझसे भी कहा था। देखो, अभी कुछ महीने रुक जाओ, बाद में कर लेना। पर मैडम ने। यार वर्षा, माँ को अच्छा नहीं लगेगा, तुम तो जानती हो, शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट, ये शब्द मुझे बाद में बहुत सुनाई देने वाला था। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। प्रीति ने फोन किया, यार पागल है क्या, नौकरी कैसे छोड़ दी? बस कुछ महीने बाद कर लूंगी, अभी घर सेटल करना है। वर्षा, ये ट्रैप है। पहले नौकरी छुड़वाएंगे, फिर बाहर जाना बंद करवाएंगे, फिर। प्रीति प्लीज, तू हर चीज में नेगेटिव देखती है। मैं नेगेटिव नहीं देखती, रियलिस्टिक देखती हूँ। मैंने फोन काट दिया। 2 महीने बीत गए। सास जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो मीठी मीठी बातें होती थीं, वो कम होने लगीं। एक दिन सुबह मैं थोड़ी देर से उठी। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। सास जी किचन में थी।
मैं गई तो उन्होंने कहा, आ गई मैडम, इस घर में सुबह 6 बजे उठते हैं, 9 बज गए। मैंने कहा, सॉरी माँ जी, रात को नींद नहीं आई थी। नींद नहीं आई। हमारे जमाने में बहुएं सुबह 4 बजे उठती थीं, पूरे घर का काम करती थीं। अब तो उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी, पर वो अब तो मेरे कानों में गूंजता रहा। फिर एक दिन खाने में नमक कम था। बहू, खाना बनाना आता है या नहीं? मायके में क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने? मेरे मायके पर? मेरी माँ पर? मैंने चुप रहकर सुन लिया। सोचा शायद मूड खराब है उनका। फिर कपड़े धोने का तरीका गलत था, फिर पूजा का समय गलत था, फिर मेरे कपड़े बहुत मॉडर्न थे, फिर मैं फोन पर ज्यादा बात करती थी, हर दिन कुछ ना कुछ। राहुल से बोली। उसने कहा, तुम बहुत सेंसिटिव हो, माँ ऐसे ही है, तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहती। पर राहुल रोज रोज। वर्षा प्लीज, माँ का कुछ मत बोलो, वो मेरे लिए सब कुछ है। माँ का कुछ मत बोलो, जैसे मैं कोई दुश्मन हूं उनकी। ननद जी मतलब रेखा, वो अभी भी ज्यादा बात नहीं करती थी मुझसे, पर एक बात नोटिस की मैंने। जब भी सास जी मुझे कुछ कहती, रेखा एक तरफ बैठकर देखती रहती थी, चुपचाप। कभी कभी उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती, जैसे उन्हें मजा आ रहा हो। एक दिन मैंने उनसे पूछा, दीदी आपकी शादी के बारे में क्या हुआ? उनका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें किसने कहा पूछने को? बस ऐसे ही पूछ रही थी। कुछ चीजें अपने तक रखो, हर बात में टांग मत अड़ाओ। और वो वहां से चली गई। अजीब था, बहुत अजीब। होली आई। मैंने सोचा होली पर सब ठीक होगा, त्योहार है, खुशियां होंगी। सुबह से मैंने गुजिया बनाई, तैयारी की, सबके कपड़े इस्त्री किए, होली खेली, रंग लगाए, सब कुछ ठीक ठाक था। शाम को पड़ोस की एक आंटी आई, बातें होने लगी, और तभी सास जी ने कहा, हाँ बहू आई है हमारे घर में, पर क्या बताएं, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती थी, पर घर का काम ठीक से नहीं आता। पड़ोसन आंटी ने मेरी तरफ देखा, मुझे शर्म आ गई। अरे सीख जाएगी, नई बहू है, आंटी ने कहा। हाँ सीख जाएगी, पर कब? शादी को 3 महीने हो गए, अभी तक तो सीखना चाहिए था। मैं वहां से उठकर चली गई। रात को राहुल से बोली, राहुल, आज माँ जी ने पड़ोसन के सामने क्या कहा? बोली कि घर का काम नहीं आता। राहुल ने फोन रख दिया, जो वो देख रहा था। तो गलत क्या कहा? तुम्हें सच में कुछ चीजें नहीं आती? पर पड़ोसन के सामने मेरी इज्जत का क्या? इज्जत? अरे यार, माँ ने बस बात कही, इसमें इज्जत कहाँ से आ गई? तुम हर बात को बहुत बड़ा कर देती हो। मैं देखती रही उसे। ये वही राहुल था जिसने शादी से पहले कहा था कि तुम्हारी अपनी पहचान होनी चाहिए। अब मेरी पहचान क्या थी? बस एक बहू, जिसे घर का काम नहीं आता। उस रात मैंने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, आवाज नहीं निकाली। राहुल बगल में सो रहा था, उसे पता भी नहीं चला। 4 महीने बीत गए। एक दिन माँ का फोन आया। वर्षा बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। सच बोल, आवाज से लग रहा है कुछ परेशान है। आंखों में आंसू आ गए, पर मैंने रोक लिए। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो बताना, हम हैं ना? हाँ माँ। फोन रखा। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि क्या बताती? कि मेरी सास मुझे ताने मारती हैं, कि मेरा पति माँ की तरफ है। एगा बहू, अब तो साल हो गया शादी को, कोई खुशखबरी? अभी नहीं माँ जी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस अभी। अभी अभी क्या? उम्र निकल जाएगी, और फिर इस घर में वारिस चाहिए। राहुल इकलौता बेटा है। वारिस? जैसे मैं कोई मशीन हूं बच्चे पैदा करने की। राहुल से बात हुई, उसने भी वही कहा, माँ सही कह रही हैं, अब तो ट्राई करना चाहिए। पर मुझे अभी नहीं चाहिए बच्चा। क्यों? क्योंकि क्योंकि पहले मैं सेटल होना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। राहुल हंसा। नौकरी? अब कहाँ नौकरी? इतने दिन हो गए, कौन देगा तुम्हें जॉब? मेरा दिल टूटा। उसकी इस हंसी ने मुझे तोड़ दिया। पर मैं चुप रही, क्योंकि बोलती तो क्या बोलती। ये आखिरी बार था जब मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है। आखिरी बार जब मैंने सोचा कि शायद मैं ही गलत हूं। उस पल के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा।
कुछ भी नहीं। दूसरा साल शुरू हुआ। सास जी का प्रेशर बढ़ता गया। हर महीने वो पूछती, हर महीने वो ताने मारती। फलाने की बहू को देखो, शादी के 8 महीने में खुशखबरी आ गई। हमारे यहाँ भी चाहिए अब। डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्रॉब्लम जैसे मैं खराब हूं। राहुल ने भी प्रेशर डालना शुरू किया। वर्षा, माँ परेशान है, कुछ करो। मैंने डॉक्टर को दिखाया, दोनों ने। सब नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? सास जी चिल्लाईं। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि कभी कभी टाइम लगता है। टाइम? कितना टाइम? 7 साल? 7 साल। हाँ, 7 साल बीत गए धीरे धीरे तकलीफ में। इन 7 सालों में बहुत कुछ हुआ। सास जी के ताने बढ़ते गए। पहले हफ्ते में एक बार होते थे, फिर रोजाना। बांझ है हमारी बहू। बांझ। उन्होंने मुझे बांझ कहा। राहुल ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा माँ की तरफ रहा। ननद जी, रेखा, जो चुप रहती थी, अब खुलकर बोलने लगी। भाभी, आपकी जगह मैं होती तो शर्म से मर जाती। ससुर जी की तबीयत और खराब हो गई। वो ज्यादातर बिस्तर पर रहते। कभी कभी मुझे देखकर कुछ कहना चाहते थे, पर कह नहीं पाते थे। मेरा मायका? माँ पापा बूढ़े हो रहे थे। मोहित की शादी हो गई। उसकी अपनी जिंदगी थी। मैं उन्हें अपनी परेशानी क्यों बताती? वो क्या करते? प्रीति से बात होती थी कभी कभी। वो कहती थी, निकल आ वहां से। मैं कहती थी, कहाँ जाऊं, क्या करूं? कुछ भी कर, पर ऐसे मत रह। पर मैं रही, क्योंकि मुझे लगता था कि यही मेरी किस्मत है। 7वें साल में कुछ बदला। मुझे प्रेगनेंसी हुई। हाँ, 7 साल बाद। जब मैंने बताया, सास जी के चेहरे पर जो खुशी आई, वो असली थी या नकली, मुझे नहीं पता। चलो, अब तो खुशखबरी आई, देर से ही सही। राहुल भी खुश था। फाइनली, अब माँ खुश रहेंगी। माँ खुश रहेंगी, मेरी खुशी का क्या? पर मैं भी खुश थी। सोचा, शायद अब सब ठीक हो जाए। बच्चा आएगा, घर में हंसी आएगी, सास जी का बिहेवियर बदलेगा। कितनी बेवकूफ थी मैं। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में एक दिन मुझे जोर से चक्कर आया। गिर गई, खून बहा। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, मिसकैरेज हो गई। मेरा बच्चा चला गया। मैं टूट गई, पूरी तरह से। और सास जी, उन्होंने क्या कहा जानती हैं आप? इसमें भी फेल हो गई, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। उस दिन, उस हॉस्पिटल के बेड पर, मैंने फैसला किया, बहुत हो गया। मैं वापस आई घर। सब कुछ वैसा ही था, ताने, इग्नोर, कड़वाहट। पर अब मैं बदल गई थी। एक दिन राहुल ऑफिस गया हुआ था। सास जी मंदिर गई थीं। रेखा अपने कमरे में थी। ससुर जी सो रहे थे। मैं राहुल के कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। उसकी अलमारी खोली। ऊपर की तरफ पुराने कपड़ों के नीचे एक फाइल थी। कुछ और ढूंढने गई थी मैं, पर जब वो फाइल हाथ में आई, कुछ कागज गिरे। मैंने उठाया, पढ़ा, और मेरी दुनिया बदल गई। वो कागज क्या थे? एक शादी का सर्टिफिकेट था, राहुल के नाम का, किसी और लड़की के साथ। डेट थी मेरी शादी से 2 साल पहले की। मतलब राहुल की पहले से शादी हो चुकी थी। और वो लड़की, उसका नाम था रीमा। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। और कागज थे, कोर्ट के कागज, जिनमें लिखा था कि रीमा ने राहुल पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। उस केस के बदले में तलाक हुआ था। राहुल ने पैसे दिए थे, केस विड्रॉ हुआ था। मेरा पति पहले से शादीशुदा था। उसकी पहली बीवी पर उसने हाथ उठाया था, और ये सब मुझसे छुपाया गया। 7 साल। 7 साल से ये झूठ चल रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, कमरा घूमने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, वर्षा। मैंने मुड़कर देखा। रेखा खड़ी थी, दरवाजे पर। उनके चेहरे पर डर था, और कुछ और भी, जैसे वो जानती थी कि मैंने क्या देखा है। वो कागज तुमने देख लिए? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखती रही। वर्षा, सुनो, ये जो तुम सोच रही हो। क्या सोच रही हूं मैं दीदी? कि मेरा पति पहले से शादीशुदा था? कि उसने अपनी पहली बीवी को मारा? कि आप सबने मुझसे ये छुपाया? ये सोच रही हूं। रेखा की आंखें झुक गईं। हाँ, बस एक शब्द,
पर उस एक शब्द ने मेरी पूरी जिंदगी का झूठ तोड़ दिया। 7 फेरे, 7 साल, 7 झूठ। और अब क्या? मेरे हाथ में वो कागज थे, मेरी आंखों में आंसू थे, और मेरे दिल में सिर्फ सवाल थे। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, और अब मैं क्या करूं? ये जवाब मुझे खुद ही ढूंढने थे। और उस दिन से मेरी असली लड़ाई शुरू हुई। पर वो लड़ाई कैसे लड़ी मैंने? क्या हुआ जब राहुल घर आया? सास जी ने क्या कहा? और वो रीमा, राहुल की पहली पत्नी, उसका क्या हुआ? ये सब बातें अगले भाग में। पर एक बात पक्की है, उस दिन के बाद मैं वो वर्षा नहीं रही जो 7 साल पहले इस घर में आई थी। उस भोली सीधी लड़की की जगह अब कोई और थी। कोई ऐसी जो अब सवाल पूछेगी, जवाब मांगेगी, और अगर जवाब नहीं मिला तो खुद फैसला करेगी। क्योंकि बहुत हो गया, 7 साल बहुत हो गए। मेरे हाथों में वो कागज थे, राहुल की पहली शादी का सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, और सामने रेखा खड़ी थी, जिसने अभी अभी हाँ बोलकर 7 साल के झूठ पर मुहर लगा दी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। रेखा ने एक कदम आगे बढ़ाया। वर्षा, सुनो। क्या सुनूं? मेरी आवाज कांप रही थी। कि मेरा पति पहले से शादीशुदा था, कि उसने अपनी पहली बीवी को मारा, कि तुम सब जानते थे और फिर भी मुझसे शादी करवा दी। वो सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें? मैं चीखी। 7 साल मैंने इस घर में गुजारे, और ये पुरानी बात है? रेखा के चेहरे पर कुछ नहीं था, ना शर्म, ना अफसोस, बस एक ठंडापन। देखो वर्षा, जो हुआ सो हुआ, अब तुम क्या करोगी? किसी को बताओगी? कौन मानेगा? राहुल को बताऊंगी, पूछूंगी उससे। रेखा हंसी। वो हंसी मेरी रूह में उतर गई। पूछो, पूछ के देखो, देखना क्या जवाब मिलता है। और वो वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ी रही। हाथों में वो कागज थे, आंखों में आंसू, और दिमाग में हजारों सवाल। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैंने कुछ गलत किया था जो भगवान ने मुझे ये सजा? शाम को राहुल ऑफिस से आया। मैं उसका इंतजार कर रही थी, कमरे में। वो अंदर आया, टाई ढीली की, शूज उतारे। वर्षा, पानी लाओ, बहुत थक गया हूं। मैंने पानी नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखती रही। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने वो कागज उसके सामने फेंक दिए। ये क्या है राहुल? उसने देखा। एक पल के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया, फिर उसने खुद को संभाला। कहाँ से मिले ये? तुम्हारी अलमारी से। जवाब दो, ये क्या है? वो चुप रहा। राहुल। हाँ, उसने कहा, आवाज में कोई शर्म नहीं थी। हाँ, मेरी पहले शादी हुई थी रीमा से, तलाक हो गया, बस। बस इतना ही? और वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस? वो वो उसने झूठा केस किया था, पैसे के लिए। झूठा? कोर्ट ने माना था? सेटलमेंट हुई थी? राहुल ने गहरी सांस ली। देखो वर्षा, वो बहुत पुरानी बात है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम समझोगी नहीं। समझूंगी नहीं? राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला। 7 साल, 7 साल तुमने मुझसे ये छुपाया। तो क्या करता? बता देता तो क्या तुम शादी करती मुझसे? ये एक सवाल, और मुझे जवाब नहीं पता था। माँ को पता था? मैंने पूछा। हाँ। और पापा जी को? हाँ। रेखा को? हाँ। सबको पता था? सबको? और फिर भी? वर्षा, प्लीज ड्रामा मत करो। जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर लोगी? ड्रामा? उसने मेरे दर्द को ड्रामा बोला। याद है, पहले भाग में मैंने बताया था कि रेखा की शादी क्यों नहीं हुई, कि कई रिश्ते आए और टूट गए। अब समझ आया। लोगों को पता चल जाता होगा राहुल के बारे में, इसीलिए रिश्ते टूटते थे। और रेखा मुझसे चिढ़ती थी क्योंकि मैं वो बन गई जो वो नहीं बन पाई थी, शादीशुदा। पर किस कीमत पर? उस रात मैं सोई नहीं। राहुल बगल में सोया था, खर्राटे ले रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसने 7 साल का झूठ नहीं बोला, जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैं उठी, बाहर आई, बालकनी में खड़ी हुई। रात का अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, और मेरे अंदर अंदर तूफान था। सुबह होते ही मैंने प्रीति को फोन किया। प्रीति,
वर्षा, इतनी सुबह सब ठीक है? नहीं, और मैं रो पड़ी। सब बताया उसे, सब कुछ। प्रीति चुप रही, पूरी बात सुनी, फिर बोली, यार मैंने कहा था ना, पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब क्या करूं? निकल निकल वहां से, आज ही। कहाँ जाऊं? मायके, अपने घर, कहीं भी, बस वहां मत रह। और लोग लोग क्या कहेंगे? लोग? वर्षा, तू लोगों के बारे में सोच रही है, उन्होंने तेरे साथ क्या किया, और तू लोगों के बारे में सोच रही है? प्रीति सही कह रही थी, पर इतना आसान नहीं था। फोन रखा, नीचे गई। सास जी किचन में थी, मुझे देखकर बोली, आ गई, चाय बना। मैंने उन्हें देखा, वो चेहरा जिसने शादी में मेरे पैर धोए थे, जिसने मुझे बेटी बुलाया था। 7 साल का झूठ। माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या? रीमा के बारे में। उनका हाथ रुक गया। चाय का कप जो उठा रही थी, वो थोड़ा कांपा। कौन रीमा? आपको पता है कौन? राहुल की पहली पत्नी। वो मुड़ी। उनके चेहरे पर अब वो मीठापन नहीं था, वो असली चेहरा था। तो पता चल गया? हाँ। किसने बताया? रेखा ने? कोई नहीं बताया, कागज मिले। सास जी ने गहरी सांस ली, कुर्सी पर बैठ गईं। देखो बहू, जो हुआ वो बहुत पुराना है। राहुल जवान था, गलती हो गई। गलती? माँ जी, उसने अपनी पत्नी को मारा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, और आप इसे गलती बोल रही हैं? वो झूठा केस था, उस लड़की ने पैसों के लिए। वही बात राहुल ने भी कही, पर कोर्ट ने माना था ना, सेटलमेंट हुई थी ना। सास जी चुप हो गईं। और आपने मुझसे शादी इसीलिए करवाई क्योंकि कोई और लड़की नहीं मिल रही थी, जिसे भी पता चलता वो मना कर देता। वर्षा, इसीलिए रेखा की शादी नहीं हो रही क्योंकि लोगों को पता चल जाता है। सास जी की आंखें लाल हो गईं, पर आंसू नहीं थे, गुस्सा था। देखो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम क्या करोगी? तलाक लोगी? कौन लेगा तुम्हें? 32 साल की हो, कोई बच्चा नहीं है, समाज में क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? इज्जत? आप इज्जत की बात कर रही हैं? 7 साल मुझे झूठ में रखा और अब इज्जत? हमने तुम्हें सब कुछ दिया, घर दिया, खाना दिया, कपड़े दिए, प्यार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, सच नहीं दिया। मेरी आवाज ऊंची हो गई थी, शायद पहली बार इस घर में मैं चिल्लाई। रेखा नीचे आ गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सास जी ने कहा। बहू को अचानक सच जानने का शौक चढ़ा है। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? कमेंट में लिखिए, और मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने फैसला किया, मायके जाऊंगी, माँ पापा से बात करूंगी, कुछ दिन दूर रहूंगी इस घर से। राहुल से बोली, मैं मायके जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सोचना है, फैसला करना है। कैसा फैसला? इस शादी के बारे में। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। तुम कहीं नहीं जा रही। क्या? मैंने कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं रहोगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। देखो वर्षा, अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, पर अगर तुमने ड्रामा किया तो अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? वार्निंग दे रहा हूं। मैं उसे देखती रही। ये वो राहुल था जिसने मंडप में मेरा हाथ पकड़ा था, जिसने 7 फेरे लिए थे, जिसने वादे किए थे। मैं जा रही हूं, मैंने कहा। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा, जोर से। छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने चीखा। वो चौंका, हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर गई, सीढ़ियां उतरी, मेन डोर की तरफ बढ़ी। सास जी ने रोका। कहाँ जा रही हो? मायके। ऐसे, बिना बताए? बता रही हूं, जा रही हूं। लोग क्या कहेंगे? बहू ऐसे भागकर मायके गई। जो कहना है कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं निकल गई। ऑटो किया, स्टेशन पहुंची, टिकट ली, ट्रेन का इंतजार किया। दोपहर की ट्रेन थी, भोपाल के लिए। बैठी रही, सोचती रही, क्या हो गया मेरी जिंदगी को? कहां से कहां आ गई मैं? ट्रेन आई, चढ़ी, विंडो सीट मिली। बाहर देखती रही। इंदौर पीछे छूट रहा था, वो शहर जो 7 साल मेरा घर था, पर कभी अपना नहीं लगा। रात को भोपाल पहुंची। पापा स्टेशन पर लेने आए थे, मैंने फोन किया था।
उन्हें देखते ही मैं रो पड़ी, उनके गले लग गई। बेटा, क्या हुआ? पापा, बहुत कुछ हुआ। घर पहुंचे। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, चिंतित चेहरा। वर्षा, सब ठीक है इतनी रात को? माँ, मैं फिर रो पड़ी। अंदर बैठे मैंने सब बताया। राहुल की पहली शादी, डोमेस्टिक वायलेंस केस, सास जी का झूठ, सब। माँ पापा चुप रहे, सुनते रहे। जब मैं खत्म हुई, पापा ने कहा, बेटा, ये सब तुझे पहले पता क्यों नहीं चला? पापा, उन्होंने छुपाया। मामा जी ने रिश्ता किया था, उन्हें भी शायद नहीं पता था। मामा जी को पता होना चाहिए था, उन्होंने वेरीफाई क्यों नहीं किया? अब क्या फायदा, जो हुआ सो हुआ। माँ चुप थी, बहुत चुप। माँ? बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी। अब तू क्या करेगी? मुझे नहीं पता। वापस जाएगी? पता नहीं। और अगर नहीं गई तो? ये सवाल। इस सवाल में माँ का डर था, समाज का डर, लोगों का डर। माँ, वो लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और आप पूछ रही हैं कि वापस जाऊंगी या नहीं? बेटा, मैं समझती हूँ, पर तू सोच, 32 साल की है, तलाक हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और दोबारा शादी कौन करेगा? माँ, पापा बीच में बोले, वर्षा सा गुजारे और आप कह रही हैं जल्दबाजी। माँ चुप हो गई। उस रात मैं अपने पुराने कमरे में सोई, जहां बचपन गुजारा था, जहां सपने देखे थे, अच्छे पति के, अच्छे ससुराल के, खुशहाल जिंदगी के। सब सपने टूट गए थे। अगली सुबह प्रीति आई। यार, तू सच में आ गई? हाँ। अच्छा किया, अब यहीं रह, मत जा वापस। प्रीति, इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? उन लोगों ने तेरे साथ धोखा किया, तू क्यों झेले? और फिर क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? कहीं भी नौकरी कर, अपने पैरों पर खड़ी हो। तू पढ़ी लिखी है, बीएड है तेरे पास। 7 साल हो गए, अब कौन देगा जॉब? कोशिश तो कर, ऐसे हार मत मान। प्रीति सही कह रही थी, पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। 7 साल में मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया था। मैं वो वर्षा नहीं रही थी जो शादी से पहले थी। 3 दिन बीत गए। राहुल का एक भी फोन नहीं आया, न सास जी का, न किसी का। जैसे मैं कभी थी ही नहीं। माँ रोज कहती, बेटा, एक बार बात कर ले, शायद सब ठीक हो जाए। माँ, क्या ठीक होगा? झूठ सच में बदल जाएगा। माँ चुप हो जाती। पापा भी परेशान थे, पर कहते कुछ नहीं थे। चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ससुर जी का फोन आया। हाँ, ससुर जी का, जो बीमार थे, जो कभी बोलते नहीं थे। वर्षा जी पापा जी। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। पापा जी, आ सको तो इंदौर आओ, या मैं आ जाऊं भोपाल? आप आप तो चल फिर नहीं पाते। जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी। मैं सोच में पड़ गई। ससुर जी ने 7 साल में कभी इतनी बात नहीं की, और अचानक। क्या बात है पापा जी? फोन पर नहीं, मिलकर बताऊंगा। और हाँ, किसी को मत बताना, न राहुल को न उसकी माँ को। जी। फोन कटा। मैं सोचती रही, क्या बात हो सकती है? ससुर जी क्यों बुला रहे हैं? किसी को क्यों नहीं बताना? जो इसके बाद हुआ, वो मैंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। अगले दिन मैं इंदौर गई। माँ ने पूछा, कहाँ जा रही है? बस कुछ काम है। मैं झूठ बोल रही थी, पर ससुर जी ने कहा था किसी को ना बताना। इंदौर पहुंची, ऑटो लिया, पर ससुराल नहीं गई। ससुर जी ने एड्रेस दिया था एक हॉस्पिटल का, वो वहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल पहुंची, रिसेप्शन में पूछा, रूम नंबर मिला। ऊपर गई, रूम के बाहर खड़ी हुई, दरवाजा खोला। ससुर जी बिस्तर पर थे, कमजोर लग रहे थे, पहले से भी ज्यादा। आ गई बेटा? जी पापा जी। बैठो। मैं बैठी। पापा जी, आप यहाँ क्यों हैं, हॉस्पिटल में? चेकअप था, उन्होंने कहा। पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात और है। क्या? ससुर जी ने गहरी सांस ली। बेटा, जो मैं बताने वाला हूं, वो सुनना आसान नहीं होगा। बताइए। राहुल के बारे में, उसकी पहली शादी के बारे में। तुझे पूरा सच नहीं पता।
पूरा सच? हाँ, जो कागज तूने देखे वो सच थे, पर वो पूरी कहानी नहीं है। मेरा दिल धड़कने लगा। रीमा, राहुल की पहली पत्नी। वो केस सच था। राहुल ने उसे मारा था, एक बार नहीं कई बार। और वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त। प्रेग्नेंट? हाँ, और जब राहुल ने उसे मारा, उसका मिसकैरेज हो गया। मेरा खून जम गया। मिसकैरेज, जैसे मेरा हुआ था। पापा जी, सुन बेटा, रीमा ने केस किया, कोर्ट तक बात पहुंची, पर सुमित्रा ने, मतलब तेरी सास ने, पैसे दिए, केस विड्रॉ करवाया, तलाक हुआ और सब दबा दिया। और आपने कुछ नहीं किया? ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं कमजोर हूँ बेटा, हमेशा से था। सुमित्रा जो कहती है वो होता है। मैंने कभी आवाज नहीं उठाई। पर मुझसे शादी आपने क्यों होने दी? मैंने मना किया था, कहा था कि गलत है, पर सुमित्रा ने नहीं माना। कहा कि राहुल को सेटल करना है, नई शादी जरूरी है। मैं स्तब्ध थी। और एक बात बेटा, क्या? तेरा मिसकैरेज वो एक्सीडेंट नहीं था। क्या मतलब? ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा, कमजोर हाथ। रीमा के साथ जो हुआ, राहुल को गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता उसके। और जब तू प्रेग्नेंट थी, मुझे शक है। शक? किस बात का? बेटा तू याद कर, उस दिन क्या हुआ था जिस दिन तू गिरी। मैंने याद किया। वो दिन चौथा महीना था। मैं सीढ़ियां उतर रही थी, राहुल ऊपर से आ रहा था। और फिर मैं गिर गई। पर कैसे? मैंने पैर फिसला था या? पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, पर मुझे शक है कि राहुल ने वो बात पूरी नहीं कर पाए। मेरा सिर घूम गया। राहुल ने मुझे धक्का दिया था, मेरे बच्चे को मारा था। ये सच है? मुझे नहीं पता बेटा, पर जो रीमा के साथ हुआ, हिस्ट्री रिपीट होती है। मैं वहां बैठी रही। सुन, 7 साल का झूठ तो था ही, पर ये तो कुछ और ही था। मेरा बच्चा, मेरा वो बच्चा जो आने वाला था। पापा जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कमजोर हूँ बेटा, और सुमित्रा, वो मुझे भी कंट्रोल करती है। पर अब मैं नहीं रह सकता चुप। मुझे कैंसर है, 3rd स्टेज, ज्यादा वक्त नहीं है। कैंसर? हाँ, इसीलिए हॉस्पिटल में हूँ, और इसीलिए बुलाया। जाने से पहले सच बताना था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा जी, बेटा तो निकल इस घर से, जितनी जल्दी हो सके। राहुल खतरनाक है, और सुमित्रा उसे बचाती रहेगी। पर कैसे, क्या करूं? वकील से मिल, केस कर, तलाक ले और अपनी जिंदगी जी। पर सबूत? मेरे पास क्या सबूत है? ससुर जी ने अपने तकिए के नीचे से कुछ निकाला, एक लिफाफा। ये लो, इसमें सब कुछ है। राहुल की पहली शादी के कागज, रीमा की एफआईआर की कॉपी, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और और रीमा का एड्रेस। मैंने लिफाफा लिया, हाथ कांप रहे थे। रीमा से मिलो, वो सब बताएगी। मैं वहां से निकली, हॉस्पिटल के बाहर आई, ऑटो में बैठी। लिफाफा खोला, अंदर सब कुछ था जो ससुर जी ने कहा था। और रीमा का एड्रेस? दिल्ली। रीमा दिल्ली में रहती थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आगे सुनिए। भोपाल वापस आई। माँ पापा ने पूछा कहाँ गई थी। मैंने कहा बस थोड़ा घूम आई। झूठ बोलना पड़ रहा था, पर अभी सच बताने का वक्त नहीं था। प्रीति से मिली। प्रीति, मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली? क्यों? किसी से मिलना है। कौन? राहुल की पहली पत्नी, रीमा। प्रीति चौंकी। क्या? उससे क्यों? पूरा सच जानना है। जो ससुर जी ने बताया वो कंफर्म करना है। ससुर जी? वो क्या बोले? मैंने बताया सब कुछ। प्रीति का मुंह खुला का खुला रह गया। यार, ये तो बहुत सीरियस है। मुझे पता है। तू अकेली मत जा, मैं साथ चलूंगी। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। वर्षा। प्रीति प्लीज, ये मुझे खुद करना है। प्रीति ने मेरा हाथ पकड़ा। ठीक है, पर ख्याल रखना।
रखूंगी। 2 दिन बाद मैं दिल्ली के लिए निकली। ट्रेन में बैठी थी, बाहर का नजारा देख रही थी, पर कुछ दिख नहीं रहा था, बस सवाल थे। रीमा क्या बताएगी? ससुर जी का शक सही था। राहुल ने सच में मेरे बच्चे को मारा था। दिल्ली पहुंची, ऑटो लिया, एड्रेस ढूंढा। एक मिडिल क्लास कॉलोनी थी, छोटा सा मकान। दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने खोला, 30 के आसपास उम्र, साधारण चेहरा, पर आंखों में कुछ था, एक दर्द, पुराना दर्द। आप रीमा हैं? हाँ, आप? मैं वर्षा, राहुल वर्मा की दूसरी पत्नी। रीमा का चेहरा बदल गया। अंदर आओ। अंदर गई, बैठी। तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? रीमा ने पूछा। उनके पिताजी ने बताया। अंकल, वो तो कभी कुछ नहीं बोलते थे। अब बोले, उन्हें कैंसर है, ज्यादा वक्त नहीं है। रीमा चुप हो गई। रीमा, मुझे सच जानना है, राहुल ने तुम्हारे साथ क्या किया? रीमा ने गहरी सांस ली। वो सब सुनना है? हाँ। ठीक है। और फिर रीमा ने बताया सब कुछ। शादी के पहले राहुल बहुत अच्छा था, प्यार करता था, केयरिंग था। शादी के बाद बदल गया। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, फिर चिल्लाना, फिर हाथ उठाना। पहली बार जब उसने मारा, मैंने सोचा गलती हो गई, माफ कर दिया। दूसरी बार भी माफ किया, तीसरी बार भी। और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरा दिल बैठ गया। एक दिन हमारी बहस हुई, किसी छोटी सी बात पर। वो गुस्से में था, उसने मुझे धक्का दिया, सीढ़ियों से, जैसे मैं गिरी थी। मेरा बच्चा चला गया, मिसकैरेज हो गया। आंसू बह रहे थे, रीमा के भी, मेरे भी। और फिर मैंने केस किया, डोमेस्टिक वायलेंस का। कोर्ट गई, पर उसकी माँ सुमित्रा, उसने पैसे खर्च किए, वकील लगाए, प्रेशर डाला। अंत में सेटलमेंट हुआ, मुझे पैसे मिले, तलाक हुआ। और मैंने सोचा चलो छूटी। और अब मैं अकेली रहती हूँ, दोबारा शादी नहीं की, कौन करेगा एक तलाकशुदा से? और मुझे अब विश्वास नहीं रहा किसी पर। मैं उसे देखती रही। रीमा मैं थी, मैं रीमा थी। एक ही कहानी, बस नाम अलग थे। वर्षा, एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारा मिसकैरेज कैसे हुआ? मैंने बताया, सीढ़ियों से गिरी, चौथा महीना था। रीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही तरीका। क्या? वर्षा, वही तरीका, जैसे मुझे धक्का दिया था वैसे ही तुम्हें भी। पर मैं खुद गिरी थी। सच में? याद करो, अच्छे से याद करो। मैंने याद किया। वो दिन, सीढ़ियां, राहुल ऊपर से आ रहा था। और फिर कुछ था, कोई धक्का, कोई हाथ, पर याद नहीं आ रहा था। मुझे मुझे ठीक से याद नहीं है। शायद तुम्हारा दिमाग भुलाना चाहता है ट्रॉमा को, पर सच वही है। तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि राहुल रिपीट करता है, वो बदल नहीं सकता। मैंने देखा है उसे, जानती हूं उसे। मैं चुप बैठी रही। क्या सच में राहुल ने? वर्षा, निकल जाओ उस घर से, जितनी जल्दी हो सके। वो तुम्हें भी वही करेगा जो मेरे साथ किया। पर सबूत? रीमा हंसी, कड़वी हंसी। सबूत नहीं चाहिए, बस निकल जाओ। जिंदा रहोगी तो सब कुछ कर पाओगी। रात को दिल्ली में ही रुकी, रीमा के पास। हम दोनों देर तक बातें करती रहीं। दो औरतें, एक ही आदमी का शिकार। रीमा, एक बात बताओ। क्या? तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? रीमा चुप रही, फिर बोली, डर लगता है। हर आदमी में राहुल दिखता है, हर मुस्कान में धोखा, हर प्यार में झूठ। मैं समझ सकती थी। और तुम क्या करोगी? पता नहीं, अभी तो सच जानना था। अब सोचूंगी। वकील से मिलो, तलाक लो, अपनी जिंदगी जियो। और अगर राहुल ने सच में मेरे बच्चे को, तो केस करो, क्रिमिनल केस। पर सबूत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। हाँ, सबूत के बिना कुछ नहीं होगा। अगली सुबह मैं भोपाल के लिए निकली। रीमा ने गले लगाया। ख्याल रखना और हिम्मत रखना। रखूंगी। ट्रेन में बैठी, सोचती रही।
क्या करूं? तलाक लूं? केस करूं? या वापस जाऊं उस घर में? नहीं, वापस नहीं जा सकती, अब नहीं। भोपाल पहुंची। माँ पापा को बताया कि दिल्ली गई थी एक दोस्त से मिलने। झूठ और झूठ। पर अभी पूरा सच बताने की हिम्मत नहीं थी। 3 दिन बीते। और फिर वो हूच, और वो डायरी और वीडियो अभी भी सेफ था या किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं उस घर में जाकर वो सबूत ले पाऊंगी या राहुल पहले ही सब मिटा देगा? इन सवालों के जवाब तीसरे और आखिरी भाग में। पर एक बात पक्की है, अब मैं रुकने वाली नहीं थी। 7 साल रुकी, अब बहुत हो गया। अब वक्त था सच सामने लाने का, चाहे कुछ भी हो। ससुर जी नहीं रहे। वो आखिरी फोन, वो अधूरी बात, वो डायरी और वीडियो का जिक्र, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। और अब वो सबूत उसी घर में था जहां राहुल था, जहां सास जी थी। जाना खतरनाक था, पर न जाना वो और भी खतरनाक था, क्योंकि अगर वो सबूत मिट गया तो मेरे बच्चे को न्याय कभी नहीं मिलेगा। ससुर जी का अंतिम संस्कार था अगले दिन। मैंने डिसाइड किया, जाऊंगी इंदौर, उस घर में, आखिरी बार। प्रीति ने कहा, यार पागल है क्या, वहां क्यों जा रही है? ससुर जी का अंतिम संस्कार है, तो तेरा क्या लेना देना अब उस परिवार से? प्रीति, वो अकेले इंसान थे जिन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की। कम से कम उन्हें श्रद्धांजलि तो दे सकती हूँ। और असली वजह? मैं चुप रही। वर्षा, मैं जानती हूँ तुझे, कुछ और है। हाँ, ससुर जी ने कहा था कि उनकी डायरी है और एक वीडियो जिसमें जिसमें शायद सबूत है। किस बात का सबूत? मेरे मिसकैरेज का, कि वो एक्सीडेंट नहीं था। प्रीति सन्न रह गई। यार, ये तो बहुत सीरियस है। मुझे पता है, इसीलिए जाना जरूरी है। मैं साथ चलूंगी। नहीं, अकेले जाऊंगी। वर्षा, प्रीति प्लीज, ये मुझे खुद करना है। अगली सुबह मैं इंदौर के लिए निकली। ट्रेन में बैठी थी। खिड़की से बाहर देख रही थी, सोच रही थी कि क्या होगा। क्या वो डायरी अभी भी वहां होगी? क्या वो वीडियो सेफ होगा? और अगर राहुल को पता चल गया कि मैं क्या ढूंढ रही हूं? पता नहीं, पर जाना जरूरी था। इंदौर पहुंची, ऑटो लिया उस घर की तरफ जो 7 साल मेरा घर था, पर कभी अपना नहीं लगा। दरवाजे पर भीड़ थी, रिश्तेदार आए थे, पड़ोसी आए थे, सब अफसोस जता रहे थे। मैं अंदर गई। सास जी बैठी थी, सफेद साड़ी में, आंखें लाल थीं, रो रही थीं। मुझे देखा तो चेहरा बदल गया, एक पल के लिए, फिर वो भाव छुपा लिया। आ गए? जी। अच्छा किया आकर। कितना अजीब था, जिस औरत ने 7 साल मुझे ताने मारे, जिसने मुझसे झूठ बोला, वो अब ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राहुल भी था, एक कोने में खड़ा था, मुझे देखा, कुछ नहीं बोला। रेखा भी थी, उसने भी देखा, फिर मुंह फेर लिया। अंतिम संस्कार हुआ, शमशान गए, सब कुछ, मैं भी गई। जब सब खत्म हुआ, शाम हो गई थी। वापस घर आए, लोग धीरे धीरे जाने लगे। मैंने सोचा, अब वक्त है। और ये वो मोमेंट था जिससे मैं डरती भी थी और जिसका इंतजार भी कर रही थी, सच्चाई का मोमेंट। रात को जब सब सो गए, मैं उठी, धीरे से, बिना आवाज के, ससुर जी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोला, अंधेरा था। फोन की फ्लैशलाइट जलाई, वो अलमारी ढूंढी जिसका जिक्र ससुर जी ने किया था। मिली, पुरानी लकड़ी की अलमारी, कोने में पड़ी थी। नीचे देखा, एक पैनल था, जैसे कुछ छुपा हो। हाथ डाला, कुछ था, एक बॉक्स निकाला। अंदर एक डायरी थी, पुरानी, पीली पड़ गई, और एक पुराना कैमरा जिसमें टेप थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रही हो? मैं मुड़ी, राहुल खड़ा था दरवाजे पर। राहुल? मैंने पूछा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। वो अंदर आया। वो क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा, जोर से, दर्द हुआ।
छोड़ो। पहले बताओ ये क्या है? तुम्हारे पापा की डायरी और एक कैमरा। राहुल का चेहरा बदल गया। कहाँ से मिला? यहीं से, उन्होंने बताया था। उन्होंने? कब? मरने से पहले, फोन पर। राहुल ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ा। दे दो ये मुझे। नहीं, मैंने कहा दे दो। नहीं दूंगी। और तभी उसने मुझे धक्का दिया। मैं गिरी, पर डायरी और कैमरा मेरे हाथ में थे। छोड़ा नहीं। राहुल ने छीनने की कोशिश की। मैं चिल्लाई, हटो, छोड़ो मुझे। शोर सुनकर सास जी आ गईं, रेखा भी। क्या हो रहा है यहाँ? राहुल रुका। मैं उठी। हाथ में डायरी और कैमरा थे। माँ जी देखिए, ससुर जी की डायरी और एक कैमरा जिसमें शायद वो सच है जो आप सब छुपाते रहे। सास जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? तो राहुल इतना डेस्परेट क्यों है इसे छीनने के लिए? राहुल ने फिर से हाथ बढ़ाया। वर्षा, दे दो ये अभी। क्यों? क्या है इसमें जो तुम इतने डरे हुए हो? वो चुप रहा। मैंने डायरी खोली, पढ़ने लगी जोर से। 15 मार्च 2015। आज रीमा ने मुझे सब बताया। राहुल ने उसे मारा। वो प्रेग्नेंट थी। उसका बच्चा गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। सुमित्रा ने पैसे देकर सब दबा दिया। सास जी की सांस रुक गई। मैंने आगे पढ़ा। 7 जनवरी 2022, वर्षा का मिसकैरेज हो गया। राहुल कहता है कि वो गिर गई, पर मुझे शक है। वही पैटर्न, वही तरीका। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सुमित्रा सब संभाल रही है। आंसू बह रहे थे मेरी आंखों से। और ये देखो, 10 जनवरी 2022, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी। वो कैमरा जो मैंने लगवाया था बिना किसी को बताए, सीढ़ियों पर, उसमें साफ दिख रहा है राहुल ने वर्षा को धक्का दिया, जानबूझकर। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल का चेहरा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। सास जी, वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। रेखा, वो पीछे हट गई। ये झूठ है, राहुल ने कहा। झूठ? तुम्हारे पापा ने लिखा है और वीडियो भी है, देखोगे? मैंने कैमरा उठाया। इसमें सच है, तुम्हारे किए का सबूत। राहुल ने कैमरा छीनने की कोशिश की। मैं पीछे हटी। एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं ये पुलिस को दे दूंगी। वो रुक गया। वर्षा, देखो, हम बात करते हैं। बात? 7 साल बात करने की कोशिश की, तुमने कभी सुनी? अब बात करोगे? मैंने गलती की। गलती? तुमने मेरे बच्चे को मारा, ये गलती है? ये मर्डर है राहुल। सास जी बोली, बहू, शांत हो, बात करते हैं। अब कोई बात नहीं होगी। 7 साल बात की, 7 साल झूठ सुना, अब बस। मैंने उन्हें देखा, सास जी को। आप जानती थीं सब कुछ, रीमा के बारे में, मेरे बारे में। फिर भी आपने मुझसे शादी करवाई, क्यों? सास जी चुप रहीं। बताइए क्यों? क्योंकि उनकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि राहुल को सेटल करना था। रीमा के केस के बाद कोई लड़की नहीं मिल रही थी।